ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्लाह अली खामेनेई, उनका बयान आया है। उन्होंने बाकायदा आधिकारिक तौर पर ट्वीट करके ऐलान कर दिया है कि जंग शुरू हो गई। इजराइल की राजधानी तेल अवीव के अंदर मिसाइलें गिरना शुरू होती हैं और इससे पहले इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के हेडक्वार्टर पर हमला। मोसाद के न केवल हेडक्वार्टर पर हमला किया गया बल्कि उसके साथ साथ उनकी इंटेलिजेंस की बिल्डिंग, उस पर भी धमाका हुआ। और इसके बाद में आज सुबह भी कुछ धमाके हुए हैं। यह बात सही है कि इजराइल ने भी जबरदस्त पलटवार किया है। ये पैसे वाले लोग जख्म बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, ये पैसे वाले लोग चोट बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, ये पैसे वाले लोग ईरान की मिसाइलों को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। हाइपरसोनिक मिसाइल का इस्तेमाल किया है, ये खबर निकल करके सामने आ रही है। सबसे पहले आप ये देखिए, हाइपरसोनिक, जिसको फतेह 1 का नाम दिया गया है, हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल, इसको जून 2023 में डेवलप किया गया। अयतुल्लाह अली खामेनेई ने इसका नाम रखा हाइपरसोनिक फतेह 1। ये मिसाइल एक ऐसी मिसाइल है जिसको इजराइल की टेक्नोलॉजी वो पकड़ नहीं पा रही। ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्लाह अली खामेनेई, उनका बयान आया है। उन्होंने बाकायदा आधिकारिक तौर पर ट्वीट करके ऐलान कर दिया है कि जंग शुरू हो गई है और इजराइल पर कोई रहम नहीं। दो टूक, सीधे दो टूक इजराइल को कह दिया है। और यह सब कुछ तब हुआ है जब डोनाल्ड ट्रंप G7 समिट को बीच में छोड़ करके निकल गए। जब डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि हम इजराइल में अब पूरी तरह से परमाणु बम का खात्मा चाहते हैं, हम सीज फायर नहीं चाहते हैं, हम खात्मा चाहते हैं। जब ये डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से इस बात को कहा जा रहा है तो उसके बाद में अयतुल्लाह अली खामेनेई का ये जवाब, अयतुल्लाह अली खामेनेई का ये आधिकारिक तौर पर बयान बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। ये आप ट्वीट देखिए, मैं इधर उधर से कोई खबर आपको नहीं बता रहा हूं, बल्कि अयतुल्लाह अली खामेनेई, उन्होंने उनका जो आधिकारिक हैंडल है उससे ट्वीट किया है। और अयतुल्लाह अली खामेनेई ने ट्वीट करके लिखा है कि हम आतंकी यहूदी शासन को कड़ा जवाब देंगे, उन पर कोई दया नहीं दिखाएंगे। इस ऐलान के बाद में ईरान ने इजराइल पर 25 मिसाइलें दागी हैं। और अयतुल्लाह अली खामेनेई का यह ट्वीट मंगलवार देर रात का है, जब उन्होंने सीधे तौर पर लिख दिया कि जंग शुरू हुई। बहुत ज्यादा कुछ लिखा नहीं है इस ट्वीट में, एक बार जरा फिर से देखिए। इस ट्वीट में कोई बहुत ज्यादा लाइनिंग नहीं लिखी उन्होंने, कोई बहुत ज्यादा यहां पर कंटेंट उन्होंने नहीं अपनी तरफ से दिया है। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ यही लिखा है कि जंग शुरू होती है, हम आतंकी यहूदी शासन को कड़ा जवाब देंगे, उन पर कोई दया नहीं दिखाएंगे। इस ऐलान के बाद ईरान ने इजराइल पर 25 मिसाइलें दागी हैं। तो यानी एक तरीके से कल मैंने जो डिटेल में आपको खबर बताई थी, जिसमें यह कहा जा रहा था ईरान की तरफ से कि हमारे पास में 2000 मिसाइल है, अगर 200 मिसाइल भी हम रोजाना दागेंगे तो भी हमारे पास में 100 दिन का कम से कम जखीरा अभी भी है। और कल जब अयतुल्लाह अली खामेनेई के इस बयान के बाद में मिसाइलें गिरनी शुरू हुई तेल अवीव में, इजराइल की राजधानी तेल अवीव के अंदर मिसाइलें गिरना शुरू होती हैं। और इससे पहले इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के हेडक्वार्टर पर हमला, मोसाद के न केवल हेडक्वार्टर पर हमला किया गया बल्कि उसके साथ साथ उनकी इंटेलिजेंस की बिल्डिंग, उस पर भी धमाका हुआ। और इसके बाद में आज सुबह भी कुछ धमाके हुए हैं। यह बात सही है कि इजराइल ने भी जबरदस्त पलटवार किया है, लेकिन इस पलटवार में, वार और पलटवार में सबसे ज्यादा नुकसान किसका है? क्या इजराइल वाकई सहन कर पाएगा? क्या इजराइल ईरान के हमलों को वाकई सहन कर लेगा? यह इस वक्त में बहुत बड़ा सवाल है। एक वीडियो कुछ देर पहले मैं देख रहा था, हालांकि उसकी अभी पुष्टि नहीं हो पाई है। जैसे ही उसकी पुष्टि हो जाएगी मैं वो वीडियो भी आपको दिखाऊंगा। उस वीडियो के अंदर साफ तौर पर दिख रहा था कि इजराइल के लोग बंकर में जाने को लेकर के झगड़ रहे हैं। देखिए, कल मैंने आपको विस्तार से खबर बताई थी कि इजराइल आदि नहीं है। इजराइल के लोग बहुत आराम प्रस्त हो गए और इजराइल में बहुत आम है कि मर्सिडीज गाड़ी को लेकर के चल रहा है। बहुत महंगा एक तरीके से देश है, लोगों का कल्चर, क्योंकि अमेरिका में बहुत ज्यादा लोगों के धंधे सेट है, अमेरिका में जाकर के धंधा करते हैं, बिजनेस करते हैं वहां पर, तो इन लोगों के पास में पैसा है। लेकिन ये पैसे वाले लोग जख्म बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, ये पैसे वाले लोग चोट बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, ये पैसे वाले लोग ईरान की मिसाइलों को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। और इसीलिए बंकर में जाने को लेकर के भी इनमें झगड़े हो रहे हैं। अब देखिए, कुछ रिपोर्ट निकल करके सामने आ रही है, हाइपरसोनिक मिसाइल का इस्तेमाल किया है, यह खबर निकल करके सामने आ रही है। सबसे पहले आप ये देखिए, हाइपरसोनिक, जिसको फतेह 1 का नाम दिया गया है, हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल, इसको जून 2023 में डेवलप किया गया। अयतुल्लाह अली खामेनेई ने इसका नाम रखा हाइपरसोनिक फतेह 1। रेंज इसकी 1400 किलोमीटर तक की है। वारहेड इसका 350 से 450 किलोग्राम है। स्पीड है 16,000 से 18,500 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी एक घंटे में 16,000 किलोमीटर का डिस्टेंस ये तय कर लेती है। मैन्यूरेबल री एंट्री व्हीकल है, ये सेफ्टी सिस्टम को भेदने में काबिल है। पहली बार 1 अक्टूबर 2024 को इसका इस्तेमाल किया गया। अब जरा इस बात को समझिए कि जब कल मोसाद पर पहला हमला हुआ तो ये पहली बार ऐसा हुआ है, तकरीबन अभी हाल के संघर्ष को अगर आप देखें तो मोसाद पर हमला हुआ है। और ईरान के लगातार हमलों का जो जवाब इजराइल की तरफ से दिया जा रहा था, उसके बाद में इजराइल जिस तरीके से नुकसान ईरान में पहुंचा रहा है, कहीं ना कहीं एक बड़ा मैसेज ईरान को देना था। और ईरान ने सीधे तौर पर मोसाद पर हमला कर दिया। और सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों, मोसाद पर हमला हो गया और मोसाद पर जब हमला हुआ तो ईरान का आयरन डोम सिस्टम, उसका डिफेंस सिस्टम मिसाइल को भेद नहीं पाया। क्यों? क्योंकि वो मिसाइल हाइपरसोनिक मिसाइल बताई जा रही है। ये मिसाइल एक ऐसी मिसाइल है जिसको इजराइल की टेक्नोलॉजी वो पकड़ नहीं पा रही है। हाइपरसोनिक मिसाइल पहली बार जो है वो ईरान ने इस फतेह मिसाइल का इस्तेमाल किया है।
ईरानी मीडिया में छपी खबरों के मुताबिक ईरान की सैन्य शाखा IRGC यानी इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर्प्स ने बुधवार सुबह इजराइल पर पहली बार फतेह मिसाइल का प्रयोग करने का दावा किया है। IRGC ने कहा कि ईरान का अब इजराइल के आसमान पर कब्जा हो चुका है। तस्नीम मीडिया के मुताबिक IRGC ने कहा है कि फतेह मिसाइलों ने इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम को भेद दिया है और बार बार उनके सुरक्षित ठिकानों को निशाना बनाया है। बयान में यह भी कहा गया है कि यह हमला इजराइल और उनके सहयोगी देशों को ईरान की ताकत का सीधा संदेश है। ईरान ने दावा किया है कि इजराइल इन हमलों से खुद को बचाने में पूरी तरह से असमर्थ है। तो यह अपने आप में जो है बहुत बड़ी बात है कि इजराइल बचा नहीं पा रहा है अपने आप को। वो दुनिया भर में अपनी टेक्नोलॉजी को इस दावे के साथ में भेजता है या बेचता है कि हमारी टेक्नोलॉजी का कोई मुकाबला नहीं है, लेकिन आप देखिए कि उसकी राजधानी पर बम बरस रहे हैं, उसकी राजधानी पर मिसाइलें बरस रही है। और इजराइल की टेक्नोलॉजी, ये डबल नुकसान है। एक नुकसान तो उसको यही है कि इजराइल अपने आप को, अपने नागरिकों को, अपने लोगों को, अपनी बिल्डिंगों को, अपनी इमारतों को नहीं बचा पा रहा है। और दूसरा नुकसान ये है कि कल को वो एक्सपोज हो चुका है, उसकी टेक्नोलॉजी को खरीदने के लिए लोग जो पैसा लुटाते थे वो अब लुटाएंगे नहीं। यानी एक तरीके से इजराइल का आर्थिक नुकसान भी हो रहा है और इस वक्त में जो उसके देश के अंदर हमला हो रहा है उससे भी नुकसान है। इजराइल में मिसाइलों को रोकने वाले एरो इंटरसेप्टर की कमी है। वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल के पास में अब एरो इंटरसेप्टर मिसाइलों की कमी हो रही है। ये इंटरसेप्टर ईरान जैसी जगहों से आने वाली लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलों को रोकने के लिए अहम माने जाते हैं। रिपोर्ट में एक अमेरिकी अधिकारी के हवाले से कहा गया है कि अमेरिका को इस समस्या की जानकारी कई महीनों से थी। अब वह इजराइल की रक्षा के लिए जमीन, समंदर और हवा से अपनी सैन्य मौजूदगी बढ़ा रहा है। दो बातें हैं यहां पर गौर करने वाली। सबसे बड़ी बात तो यह है कि इजराइल के अंदर जो इंटरसेप्टर है, मतलब वहां से कोई मिसाइल आती है उसको रोकने के लिए इंटरसेप्टर लगाया जाता है, वो इंटरसेप्टर अब खत्म हो रहे हैं उसके पास में। यानी एक तरीके से आप समझिए कि कवच खत्म हो रहा है, कवच टूट रहा है। और जब अगर किसी भी महारथी का, चाहे वो कितना भी बड़ा महारथी क्यों ना हो, अगर उसका कवच टूट जाए, याद करिए कर्ण जो है उसका कवच मांगा गया था, क्योंकि कर्ण को अर्जुन, महाभारत में कहा जाता है कि कर्ण को अर्जुन भी भेद पाने में कामयाब नहीं हो रहे थे और इसीलिए युद्ध में कर्ण को धराशायी करने से पहले उनके कवच और कुंडल मांग लिए गए थे। तो कोई भी महारथी हो, बड़े से बड़ा महारथी हो या बड़े से बड़ा देश हो, अगर वो डिफेंस नहीं कर पा रहा है, अपनी रक्षा नहीं कर पा रहा है, तो चाहे उसके पास में कितनी ही बड़ी टेक्नोलॉजी हो, चाहे वो उसके पास में हथियारों का जखीरा कितना ही शानदार क्यों ना हो, क्योंकि अगर आप बचाव नहीं कर पाएंगे तो अगली मिसाइल आपके हथियारों के जखीरे पर आकर के लगेगी और आपके ही हथियारों से आपको ही निस्ते नाबूद कर दिया जाएगा। ये इतनी सीधी सी बात है। और इजराइल इस वक्त में इसी समस्या से जूझ रहा है। इजराइल के अंदर इंटरसेप्टर खत्म हो रहे हैं और ये वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक बड़ी रिपोर्ट है जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं, विश्वास कर सकते हैं। और इसीलिए अब दूसरी बड़ी चिंता वो अमेरिका को हो रही है। अमेरिका को चिंता इस बात की है कि अगर इजराइल धराशायी होने लगा और ईरान हावी हो गया तो फिर ये केवल इजराइल की हार नहीं मानी जाएगी बल्कि ये अमेरिका की भी हार मानी जाएगी। और इसीलिए अमेरिका ने अब समुद्र के रास्ते या वायु के एयरस्पेस के रास्ते या फिर थल के रास्ते, यानी जमीन के रास्ते, थल, जल और नभ, तीनों जगह पर अमेरिका अपनी मौजूदगी लगातार बढ़ा रहा है। अमेरिका ये बताया जा रहा है कि अपने हथियार, अपने बंकर, ये सब कुछ वो जो है इजराइल के लिए मुहैया करा रहा है ताकि इजराइल किसी तरीके से वहां पर सर्वाइव कर पाए। सोचिए आज 13 जून से ये जब संघर्ष की शुरुआत हुई है तो आज छठा दिन है और छठे दिन आप देखिए कि किस तरीके की हालत हो गई है। ये बात सही है कि अभी तक 800 के करीब, किसी रिपोर्ट में 600 का दावा किया जा रहा है, किसी रिपोर्ट में 800 का दावा किया जा रहा है, ईरान के अंदर इतने लोग मारे गए। लेकिन ईरान के लिए कोई बहुत बड़ी संख्या नहीं है ये। ईरान में 600-800 लोगों का मारा जाना कोई बहुत बड़ी संख्या नहीं है। एक छोटा सा आंकड़ा आपको बताता हूं, आपको पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। ईरान की राजधानी है तेहरान और तेहरान में 1 करोड़ की आबादी है, 1 करोड़ लोग रहते हैं तेहरान के अंदर और पूरे इजराइल की आबादी तकरीबन 1 करोड़ है। तो आप बताइए क्या करेंगे उसका। मतलब जैसे कि हिंदी पिक्चर में कई बार डायलॉग दिया जाता है कि हम अगर खड़े होकर के बॉर्डर पर पेशाब करना शुरू कर दें तो पाकिस्तान में बाढ़ आ जाएगी, कुछ वैसी वाली हालत है। ये ठीक है कि वहां पर 1800 आदमी अगर मारे भी जाते हैं, लेकिन अगर यहां पर इजराइल में अगर 200-300 लोग भी, 400 लोग भी अगर मारने में ईरान कामयाब हो रहा है तो इसका मतलब आप ये मान करके चलिए कि स्थिति बराबर बराबर है। और ये स्थिति बराबर बराबर होने का मतलब यह है कि बगैर अमेरिका आए अब इजराइल की दाल गलने वाली नहीं है। अमेरिका को आना पड़ेगा। अगर अमेरिका की सीधी एंट्री हो जाती है फिर ईरान की मुश्किलें बढ़ जाएंगी, फिर ईरान को नुकसान होना तय है, फिर ईरान जो है वो अपने आप को बचा नहीं पाएगा। ये एक बहुत कड़वी सच्चाई है। लेकिन आयतुल्लाह अली खामेनेई कह रहा है कि हम किसी भी कीमत पर सीज फायर नहीं करेंगे, हम पीछे नहीं हटेंगे, हम अपने शहीदों का बदला लेंगे, हमारे जो परमाणु वैज्ञानिकों को मारा गया है उनका बदला लेंगे। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनेई ने मंगलवार देर रात इजराइल के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया। उन्होंने एक्स पर लिखा कि जंग शुरू होती है, हम आतंकी इजराइल को कड़ा जवाब देंगे, उन पर कोई दया रहम नहीं दिखाएंगे। इस ऐलान के बाद में ईरान ने इजराइल पर 25 मिसाइलें दागी है। ईरानी मीडिया में छपी खबरों के मुताबिक ईरान की सैन्य शाखा IRGC यानी इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर्प्स ने कहा कि बुधवार सुबह इजराइल पर फतेह मिसाइल से हमला किया गया। यह पहली बार है जब इस जंग में फतेह 1 का इस्तेमाल किया गया है। फतेह मिसाइल हाइपरसोनिक है, यानी यह आवाज की गति से 5 गुना तेज उड़ती है। IRGC ने कहा कि फतेह मिसाइलों ने इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम को भेद दिया है और बार बार उनके सुरक्षित ठिकानों को निशाना बनाया है।
हालांकि इससे इजराइल को कितना नुकसान पहुंचा है इसकी कोई सूचना नहीं है। इस बीच में वॉशिंगटन स्थित एक ह्यूमन राइट्स ग्रुप ने दावा किया है कि ईरान में मौत का आंकड़ा 585 हो चुका है, जबकि 1326 लोग घायल हुए हैं। ईरान की सरकार अब तक मौतों की पूरी जानकारी साझा नहीं की है। आखिरी बार ईरान ने सोमवार को हताहतों की जानकारी शेयर की थी। सरकार के मुताबिक इस लड़ाई में 224 ईरानी मारे गए हैं, जबकि 1277 घायल हुए हैं। तो यानी आप ये कह सकते हैं कि ईरान जो है वो अब थोड़ा सा डिफेंसिव नजर जरूर आ रहा है। देखिए, कोई भी मुल्क हो जब छठे सातवें दिन अगर जंग में चला जाता है तो फिर आसान नहीं होता है। आज छठा दिन है और सबको ये पता है कि अभी ऐसा नहीं कि आज शाम तक जो है वो सीज फायर हो जाएगा या कल हो जाएगा, 2 दिन में हो जाएगा। अब इस बारे में कुछ भी कह पाना संभव नहीं है। हालांकि ट्रंप की कोशिश जरूर रहेगी कि किसी तरीके से सीज फायर करवा दिया जाए, और इसराइल भी खुद जो वो अपने आप में गुमान लगा करके बैठा हुआ था उतना दमखम नहीं दिखा पाया है, ये भी सच है। उसने जोरदार पलटवार किया है, तेहरान को बुरी तरीके से तहस नहस कर दिया, ये कहा जा सकता है। तेहरान में लोग छोड़ छोड़ करके भाग रहे हैं, मार्केट खाली हो गई है, सुनी पड़ी हुई है। लेकिन इसके बावजूद ना आयतुल्लाह अली खामेनेई पीछे हटने के लिए तैयार है, ना ईरान की फौज वो पीछे हटने के लिए तैयार है। यह बात सही है कि ईरान के सेना के प्रमुख उनको मार दिया गया है, और उसके साथ साथ जो है वो कमांडर्स वो मारे गए हैं। लगातार लाशें पहुंच रही है ईरान के अंदर, बड़ा नुकसान हो रहा है ईरान का। और ईरान जो है वो अगर अमेरिका की एंट्री हुई तो उसके बाद में ऐसा लगता नहीं कि 2 दिन 4 दिन भी पकड़ पाएगा, क्योंकि अगर अमेरिका की एंट्री होती है तो फिर उसके बाद में आप ये मान करके चलिए कि अमेरिका उन बंबों का प्रयोग करेगा, उन मिसाइलों का प्रयोग करेगा जो सीधे बंकर तक हमला करेगी। यानी ऐसा नहीं है कि फिर वो सतह पर ही मार करेगा, बंकर में, क्योंकि सतह पर तो इजराइल इस वक्त में हमला कर रहा है और लगातार बिल्डिंगों को खंडर बनाने का काम हो या हेडक्वार्टर्स पर हमला करने की बात हो, तो इजराइल ये सब काम तो कर ही रहा है। लेकिन अमेरिका का इसीलिए उसको सहयोग चाहिए, अमेरिका का साथ इसीलिए चाहिए क्योंकि जिन बंकर्स में अभी ईरानी सेना ऑपरेट कर रही है वहां तक इजराइल नहीं पहुंच पा रहा है। और यह सबसे बड़ी जो है वो इस वक्त में इजराइल के साथ में समस्या है कि इजराइल अभी तक उस सिस्टम को भेद नहीं पा रहा है, और दूसरी तरफ हाइपरसोनिक मिसाइल उसका प्रयोग होने लगा है। तो यह जंग की शुरुआत है, और जंग की शुरुआत अगर हाइपरसोनिक मिसाइल से हुई है, जिसमें मोसाद का हेडक्वार्टर जो है उसको नुकसान पहुंचा है, उस पर बम बरस रहे हैं, मिसाइलें बरस रही है। हाइपरसोनिक आवाज से भी 3 गुना 5 गुना ज्यादा तेज है। यानी आप किसी को बोल रहे हैं, आपकी आवाज जितनी जल्दी जाती है उससे भी 5 गुना और स्पीड से हाइपरसोनिक चली जाती है। 1 घंटे में 18,000 किलोमीटर चली जाती है। तो अब सवाल यह है कि कौन कौन से हथियार इस जंग में प्रयोग में लाए जाएंगे, और उन हथियारों के जरिए ईरान इजराइल को नुकसान पहुंचाएगा या इजराइल ईरान को नुकसान पहुंचाएगा। अमेरिका की एंट्री होती है तब देखना रहेगा कि कौन कौन से हथियार आते हैं, क्योंकि अमेरिका हो सकता है कि बड़े हथियारों का प्रयोग करे। क्योंकि जो बात अभी तक निकल करके सामने आ रही है वो यही है कि जो परमाणु कार्यक्रम का बंकर है या प्रयोगशाला है वो तकरीबन धरती से 1 किलोमीटर नीचे है। वहां तक इजराइल के पास में कोई ऐसा हथियार नहीं है कि अगर पूरा ईरान तबाह भी हो जाए तो इजराइल वहां जाकर के हमला कर सके। 1 किलोमीटर नीचे परमाणु प्रयोगशाला है, और उसको अगर कोई भेद सकता है या उसको अगर कोई नष्ट कर सकता है तो वो अमेरिका है। लेकिन अमेरिका को इसके लिए खुल करके सामने आना पड़ेगा, और अगर ईरान के अंदर वो परमाणु प्रयोगशाला नष्ट होती है तो इसका मतलब ये माना जाएगा कि फिर अमेरिका ने ही इस युद्ध में सीधे आकर के भाग लिया है, जिसकी वजह से ईरान को नुकसान हुआ है। अब अमेरिका में भी 2 धड़े हैं। डोनाल्ड ट्रंप को एक तरफ कहा जा रहा है कि आप मत कूदिए, यहां पहले ही मारामारी मची हुई है, आपकी छवि पहले ही खराब है, आप पर लोग विश्वास करने के लिए तैयार नहीं है, और अगर आप दूसरी तरफ जो है वो ईरान के साथ में उलझ गए तो हमें फिर नुकसान होगा। ईरान के सुप्रीम लीडर का बयान, जंग शुरू हो चुकी है। जी हाँ दोस्तों, आपने इस वीडियो में देखा इजराइल और ईरान के बीच जो जंग चल रही है, मारामारी चल रही है, उसको लेकर पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिली है, लेटेस्ट अपडेट। तो दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ और नई अपडेट के साथ। तो अगर चैनल पर न्यू आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर वीडियो आपको टाइम पर मिलती रहे।